यस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तीन तरह के इसमें हमने एप्लीकेशंस पढ़े थे। पहला पढ़ा था कन्वर्जन, ऑफ यूनिट ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सेकंड पढ़ा था चेकिंग ऑफ डायमेंशंस, चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला और इक्वेशन। थर्ड था एस्टेब्लिशिंग रिलेशन, बिटवीन गिवन क्वांटिटीज़। ये तीन एप्लीकेशंस थे। अब इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो सबसे पहले दो छोटे छोटे एग्जांपल्स के रूप में कर लेते हैं, दो छोटे छोटे कन्वर्जन कर लेते हैं, बहुत ही इजी हैं। तो पहला कन्वर्जन कर लेते हैं। नंबर 1, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। फोर्स की यूनिट है दोनों। 1 न्यूटन MKS सिस्टम की यूनिट है और डाइन जो है CGS सिस्टम की है। ये भी आ सकता है इस तरह से क्वेश्चन, और इस तरह से पूछ सकता है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू CGS सिस्टम और इंटू CGS सिस्टम। ये हमारी MKS सिस्टम में है यूनिट, ये CGS सिस्टम में। तो 1 है हमारी पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूटन है उस सिस्टम में यूनिट। यानी हम शुरुआत करें तो यहाँ से करें। इन फर्स्ट सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारी N1 इक्वल टू 1 और यूनिट है इसकी, जिसे न्यूटन कहा गया, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है अपना MLT-2। तो फर्स्ट सिस्टम में हम इनके साथ M1, L1, T1 1 लगा देंगे, जिसमें हमें M1 शो कर रहा है kg, MKS सिस्टम में कह रहा हूँ तो K for kg। L1 लेंथ को शो कर रहा है जो मीटर में, और T1 जो है टाइम को शो कर रहा है सेकंड में। ये MKS सिस्टम से हमें इन सिंबल को, ये हमें पता है। CGS सिस्टम में इन अनदर सिस्टम, यानी जो CGS सिस्टम की बात हो रही है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकालनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकालनी है और यूनिट जो डाइन है, जिसे हम पहले वाली यूनिट को हमने U1 कह सकते हैं, U1, और दूसरी यूनिट को U2। डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा MLT-2, बस इनके साथ अब की बार 2 लगा देंगे और इनको मेंशन कर देंगे कि M2 CGS सिस्टम में होगा ग्राम में, L2 सेंटीमीटर में और T2 सेकंड। तो अब फॉर्मूला हमें पता था कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट कांस्टेंट रहती है। तो दोनों ही सिस्टम में इन दोनों की प्रोडक्ट सेम आएगी। तो अब अगर मुझे सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो N2 की वैल्यू आ जाएगी मेरी N1 U1 अपॉन U2, यानी N1, अब इसको डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में लिखूं तो M1 L1 T1 माइनस 2 अपॉन M2 L2 T2 माइनस 2। अब इनको जो kg में था उसको kg में लिख दीजिए, जो ग्राम में था उसको ग्राम में, मीटर वाले को मीटर में, सेंटीमीटर वाले को सेंटीमीटर में। N1 की वैल्यू थी हमारी 1, वो 1 भी लिखेंगे यहाँ। तो बस
बहुत जल्दी से हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ये। तो m1 और m2 को एक साथ करते हुए m1 था मेरा kg में और m2 था ग्राम में। ऐसे कर सकते हैं एक साथ। L1 मीटर में था और L2 सेंटीमीटर में, ऐसे लिखा। T1 और T2 दोनों सेकंड में थे, सेकंड दोनों की पावर -2 है, तो एक साथ इकट्ठा करके ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो इधर मेरी N2 की वैल्यू आई, देयरफॉर N2 = 1 × दोनों यूनिट सेम कर लीजिए, ऊपर नीचे किलोग्राम के ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1000 आ जाएगा ऊपर, 1000 ग्राम, नीचे भी ग्राम, वो इसलिए कि ग्राम से ग्राम कट जाएगा। उसी तरह से मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 100 सेंटीमीटर नीचे अपॉन सेंटीमीटर, और वहाँ सेकंड से सेकंड ऑलरेडी कट चुका है, तो वो आ गया 1 की पावर -2। तो कितना आ गया हमारा 1000 × 100 यानी 1 लाख, यानी 10 की पावर 5। ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू आई कि अगर हम डाइन में लिखेंगे तो डाइन में आएगी वैल्यू 10 की पावर 5 यानी 1 लाख, यानी फाइनल आंसर आया देयरफॉर 1 न्यूटन = 10 की पावर 5 डाइन। तो सिंपल सा कन्वर्जन था बिल्कुल। तो बेसिक बात यहाँ पे इस फॉर्मूले पे हम अपना कंसंट्रेट करेंगे कि फर्स्ट सिस्टम का डायमेंशनल फॉर्मूला ऊपर लिखेंगे और सेकंड सिस्टम का नीचे, फिर जो जो सिंबल हैं उनको लिख देंगे और फिर उनको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करके और अपना आंसर आ जाएगा। इसी तरह का एक बहुत छोटा सा कन्वर्जन एक और है, वो कर लेते हैं। ये आपने कर लिया होगा या इसका आप थोड़ा पॉज करके कर लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन तो नहीं है अभी, ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए। डायमेंशनल फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। जो भी सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी के बारे में भी कर रहे हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो सेकंड कन्वर्जन है हमारा 1 जूल × अर्ग्स, या ये कह सकते हैं और × CGS सिस्टम। 1 जूल को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करिए। जूल जो है वो MKS सिस्टम की यूनिट है और अर्ग जो है वो CGS सिस्टम की यूनिट है। तो यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम में हमें क्या क्या दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू दी है हमें 1, और यूनिट U1 वहाँ जो हमें जूल नाम से दी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं सीधा, या पहले चलो जूल लिख देता हूँ एक बार। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एनर्जी का mL2T-2। तो फर्स्ट सिस्टम में इनको 1 लगा के और इनके सिंबल के यूनिट लिख देते हैं यहाँ पे कि मास होता है kg में, MKS सिस्टम में m1 हुआ kg, लेंथ होती है मीटर में तो L1 हुआ मीटर, और टाइम है सेकंड। सेकंड सिस्टम में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, कितने अर्ग्स होंगे, वो कितने का मतलब N2, और यूनिट वहाँ पे अर्ग का ही है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो एनर्जी चाहे जूल में हो चाहे अर्ग में हो mL/T-2 ही होगी, बस सेकंड सिस्टम के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। और अब इनकी वैल्यू इस तरह से बता देंगे क्या होगी कि m2 होगा ग्राम में, CGS सिस्टम का मतलब सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये MKS सिस्टम था यानी मीटर किलोग्राम सेकंड। तो m2 है ग्राम में, L2 लेंथ है सेंटीमीटर में, और T2 है सेकंड में। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। देयरफॉर N2 = होना चाहिए N1 ऊपर L1 m1 L1 T1, उनकी पावर जो थी हमारी, ये 2 छूट गया यहाँ पे, 2 - 2, और नीचे सेकंड सिस्टम वाली m2 L2 की पावर 2 और T2 की पावर -2। अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख सकते हैं। L1/L2 दोनों की पावर इक्वल हैं तो ऐसे इकट्ठी चढ़ा सकते हैं,
उसी तरह से T1/T2 और पावर -2। अब जो किलोग्राम में है उसको किलोग्राम लिख दीजिए, जो ग्राम में है ग्राम में, जो मीटर है मीटर में, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर में। और हमारा कन्वर्जन 1 मिनट का सवाल था ये। तो M1 था हमारा केजी में, M2 था ग्राम में, L1 मीटर में था, L2 सेंटीमीटर में, पावर 2। T1 और T2 दोनों सेकंड में हैं, दोनों की पावर -2। अब इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। सेम यूनिट होगी, केजी को ग्राम में अगर कन्वर्ट करें तो 1000, मीटर को सेंटीमीटर में करें तो 100, पावर 2। और इस सेकंड से सेकंड पहले ही कट के वहाँ पे 1 आ चुका है, -2। तो यहाँ जी से जी काटिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दीजिए, क्या आ गया 1000। तो यानी यहाँ से आ गया 10⁻³ लिख सकता हूँ उसको 1000। और यहाँ 100 को 10⁻², और 10⁻² का स्क्वायर है ये, यानी 10⁻⁴। कुल मिला के आ गया 10⁻⁷। तो जब CGS सिस्टम में हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने चले तो वो आई 10⁻⁷। अब यहाँ हमें पता चल गया कि भाई 1 जूल के अगर हम अर्ग बनाते हैं तो 1 न्यूमेरिकल वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है 10⁻⁷ में। यानी टोटल हमारा आंसर ये हो गया कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। 1 न्यूटन कन्वर्ट किया था 10⁵ डाइन आया, और 1 जूल कन्वर्ट किया तो 10⁻⁷ अर्ग्स आ गया। तो सिंपल कन्वर्जन का और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे अपने आप, कुछ कन्वर्जन करेंगे, बहुत सिंपल है। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि 1 मेगावाट पावर को ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करिए जिसमें मास 10 kg लिखा जाए, लेंथ 1 डेसीमीटर लिखी जाए और टाइम 1 मिनट। यानी केजी की बजाय 10 kg, मीटर की बजाय 1 डेसीमीटर। तो दोनों सिस्टम में M1 L1 T1 M2 L2 T2 देखते हैं क्या क्या है। पहले सिस्टम में हमें कहा है 1 मेगावाट, तो यहाँ से हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता चली N1 इक्वल टू 1। पावर की यूनिट मेगा का मतलब होता है 10⁶, और वाट जूल की उसकी पावर की यूनिट है, तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखेंगे तब उसकी यूनिट बनाएंगे। तो सॉल्यूशन में यहाँ से शुरुआत करेंगे। चलिए, इन फर्स्ट सिस्टम N1 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारी वो है 1 मेगा का मतलब 10⁶, यानी 1 इंटू 10⁶। N1 का मतलब है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट हो जाएगी U1 इक्वल टू ML2T-3। ये हमारी पावर की यूनिट होती है। फर्स्ट सिस्टम है तो सबके साथ 1 1 लगा दीजिए, और इनके सिंबल भी बता दीजिए कि M1 kg है, L1 मीटर है, और T1 हमारा सेकंड है। अगर पावर का फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं है तो गलती करने से बढ़िया है कि हम कहीं रब पे कर लें। भाई हम जानते हैं पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन की भी अगर नहीं पता है डायमेंशनल फॉर्मूला तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तक जाइए। भाई जब तक नहीं पता है तब तक जहाँ तक उस फॉर्मूले को हम तोड़ सकते हैं तोड़िए उसको। अब यहाँ अगर फोर्स का तो याद हो ही गया होगा, ML/T-2 होता है, डिस्टेंस एक लेंथ होती है तो L हो गया, और T को ऊपर ले जाता हूँ तो पावर माइनस की होकर इस तरह से हो जाएगा। और इन सब को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो मल्टीप्लाई करके इस तरह से पावर ऐड होकर जिनकी 2 बार आ रहे हैं तो इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब सेकंड सिस्टम में हमें पूछा गया है कि कितनी वैल्यू होगी। तो इन सेकंड सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकालनी है, और यूनिट हमारी ML2T-3 में अब की बार 2 लगा देंगे। CGS सिस्टम की बात हो रही है, नहीं CGS सिस्टम नहीं है, अब की बार कुछ और ही सिस्टम है तो उनको बता देंगे कि हम M2 की जगह क्या बताने वाले हैं। M2 की जगह हमारा 10 kg,
L2 की जगह हमारा 1 मीटर नहीं है, अब की बार 1 डेसीमीटर, और T1 की जगह अपना वही सेकंड, T1 की जगह शायद हाँ मिनट, T1 की जगह हमारा मिनट। तो अब सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, देयरफॉर N2 इक्वल टू N1 इंटू डायरेक्ट M1 अपॉन M2, उसी तरह से L1 अपॉन L2, पावर 2 है इसकी तो 2 लगा दीजिए सीधा, टाइम बच जाएगा, T1 अपॉन T2 और इसकी पावर -3। शॉर्ट में कर सकते हैं इतना। अब N1 की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू 10 की पावर 6, M1 हमारा था केजी में और M2 था 10 केजी में, ये बता रखा है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसकी पावर 1 ही है, L1 वहाँ पे मीटर में और सेकंड सिस्टम में हमारा डेसीमीटर में, और इसकी पावर 2, टाइम ऊपर सेकंड में और नीचे था मिनट में, और पावर -3। बस इतना ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन फिर आराम से हो जाएगा। अब ये होता है हमारा 1 इंटू 10 की पावर 6, केजी से केजी कट जाएगा, यहाँ आ गया 1/10। मीटर में डेसीमीटर कन्वर्ट कर लीजिए, थोड़ा आसान पड़ेगा। 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर, तो दो ऊपर नीचे डेसीमीटर बना लिया। ज़रूरी नहीं है हम नीचे वाले को ही कन्वर्ट करें, ऊपर वाले को भी कर सकते हैं, बस ऊपर नीचे दोनों की यूनिट सेम हो जानी चाहिए। इसकी पावर है 2, ऊपर है सेकंड और नीचे मिनट के सेकंड बना लेते हैं, 60 सेकंड हो गए, और पावर -3। यहाँ पे डेसीमीटर से डेसीमीटर कैंसिल हुआ, यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ। थोड़ा सा इसको ध्यान से करेंगे, पावर कहीं माइनस की कहीं प्लस की है। चलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो ये N2 की वैल्यू आ गई हमारी, N2 इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 6 ऑलरेडी है, पहले ब्रैकेट में हो जाता है 1/10, सेकंड ब्रैकेट में 10 की पावर 2, तो ये हो गया हमारा 100, या 10 की पावर, चलिए 10 की पावर 2 कर देता हूँ। थर्ड ब्रैकेट में पावर है माइनस की, अगर इस पावर को मैं प्लस की कर दूं तो मेरा 60 ऊपर चला जाएगा। अगर मैं ऐसी ब्रैकेट खोलता हूं तो 60 की पावर -3 नीचे आएगा, उसको प्लस करके ऊपर ले जा सकते हैं, यानी 60 की पावर 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन इंटू 10 इंटू 10 की पावर 2, और इसको 36 नहीं 216 और उसके आगे 30। तो इस तरह से 1 0 से 1 0 यहाँ से हटा दीजिए, तो कितना आ गया 21600, ये 10 की पावर 8 हो गई यहाँ से। अब अगर मैं इसको डेसिमल लगा के 2.16 करूँ तो 4 डेसिमल की पावर यहाँ से हम इसमें 8 में जोड़ सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया इस तरह से। तो अगर इस 1 मेगावाट को मैं उस सिस्टम में कन्वर्ट करता हूँ जिसमें मास 10 kg, लेंथ 1 डेसीमीटर और टाइम मिनट में कन्वर्ट होता हो, काउंट होता हो, तो मेरा आंसर आ जाएगा पावर की वैल्यू जो 1 मेगावाट थी वो कन्वर्ट होके ये आ जाएगी। अब इसको मैं यूनिट क्या नाम दूँ, देयरफॉर मेरा आंसर आया है 1 मेगावाट इक्वल टू 2.16 इंटू 10 की पावर 12। इसके आगे क्या लिखा जाए, वाट लिखा जाए, क्या लिखा जाए, ऐसी कोई यूनिट डिफाइंड नहीं है जिसमें ये सिस्टम यूज होता हो, तो बस हम यूनिट्स कह के और अपनी जान छुड़ा लेंगे, और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इस यूनिट का हमें कोई नाम नहीं पता है, तो जो भी यूनिट होती होगी हम यूनिट कह देंगे, वो भी मान जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन। इस रिलेशन में ए और बी की डायमेंशंस क्या हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है ये, जबकि कुछ सिंबल का इसने वैल्यू बताई है कि पी
पावर है, कुछ सिंबल को इसने एक्सप्लेन किया है कि p पावर है, x डिस्टेंस और t टाइम, तो a और b की डायमेंशंस निकालिए। तो यहाँ पे होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस हमने पढ़ा था। उसमें ये बताया गया था कि हर एक टर्म की दोनों तरफ डायमेंशंस सेम होंगी, जो भी उनमें फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी उसकी पावर्स दोनों तरफ सेम होंगी, या ये कह दीजिए कि सेम डायमेंशंस की क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। भाई मान लीजिए हमें कहा जाए कि 5 kg प्लस 5 मीटर इक्वल टू कितना, कुछ भी नहीं कह सकते हम। 5 kg में 5 मीटर कहाँ, दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है। ये मास में है, वेट किया जाता है इसका, और इसकी लेंथ मेजरमेंट की जाती है। तो दोनों की डायमेंशन जब तक सेम नहीं होगी, 5 मीटर में 5 मीटर ही ऐड हो सकता है, 5 मीटर में कोई मीटर ही ऐड हो सकता है, 5 kg में कोई kg ही ऐड हो सकता है। तो इसलिए डायमेंशंस सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस में यही बात क्लियर हो जाती है कि जब हम कोई इक्वेशन की चेकिंग करते हैं, तो मान लीजिए मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जो डायमेंशंस यहाँ s की हैं लेंथ, वही डायमेंशंस प्लस से पहले जो एक टर्म है ये इसकी होनी चाहिए, वही डायमेंशंस प्लस के बाद जो हाफ ए टी स्क्वायर है उसकी होनी चाहिए। क्योंकि ये कोई डिस्टेंस है तो ये दो डिस्टेंस को ऐड करके या उनको सब्ट्रैक्ट करके ही आ सकती है। डिस्टेंस में डिस्टेंस ही ऐड हो सकती है तभी कोई डिस्टेंस आएगी, या सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहले b में से एक्स स्क्वायर लेस हो रहा है, इसका मतलब जो डायमेंशंस x की हैं, एक्स स्क्वायर की हैं, वही b की होनी चाहिए। इस बात से हमें ये बात क्लियर हुई। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बिकॉज इन b माइनस एक्स स्क्वायर डायमेंशंस ऑफ b मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशन x की तो लेंथ वाली है यानी l, और उसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर की डायमेंशन हुई l की पावर 2, यानी b जो हो गया वो l स्क्वायर, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं L2। b का आंसर हमारा आ चुका है। अब इसकी अगर क्वांटिटी पूछ ली जाए कि कौन सी क्वांटिटी है, तो हम इसको एरिया कह सकते हैं। एरिया की डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है L स्क्वायर। अब आती है बात कि a की डायमेंशंस क्या। अब a t के साथ ऐड तो है नहीं या सब्ट्रैक्ट भी नहीं है। ऐड या सब्ट्रैक्ट होता तो यहाँ भी ऐसे ही निकाल देते कि डायमेंशंस जो t की है वही a की होती। तो अब तो इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। तो लिखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट करके कर देता हूँ, सेकंड पार्ट। 4 डायमेंशंस ऑफ a के लिए क्या करेंगे, तो बिकॉज p इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, तो अगर मैं a को इधर ले आऊँ तो वैल्यू हो जाती है b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी। अब a की डायमेंशन वही होगी जो इस सारी की सारी क्वांटिटी की डायमेंशंस हैं। अब ऊपर की डायमेंशंस तो मुझे पता चल गई थी, l स्क्वायर हैं, जो डायमेंशन एक्स स्क्वायर की हैं वही b की हैं, प्लस माइनस बीच में है तो दोनों सेम डायमेंशंस की होनी चाहिए। इसलिए ऊपर की डायमेंशंस तो मुझे पता चल गई कि वही l स्क्वायर हैं। नीचे की डायमेंशन टाइम t हमें बताया हुआ है, तो इसकी डायमेंशंस तो t लिख ही देंगे ऐसे। चलिए एक अगली लाइन बना देता हूँ मैं। a की वैल्यू ये आई, तो देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ a इक्वल टू, तो ऊपर की डायमेंशंस हमारी हो गई L2, क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम थी, दोनों डिस्टेंस के दोनों की सेम डायमेंशन होगी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं।
बी की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, तो एक्स की भी वही हुई, तो L2। पावर की डायमेंशन होती है, अभी क्वेश्चन सोल्व किया था, mL2t-3, और ये टाइम है तो इस t हो गई इसकी। तो डायमेंशंस ऑफ ए हमारी आ गई। एक बार इसको सबको ऊपर ले जाएं, या एक बार टी को इधर सोल्व कर लेता हूँ। L2 अपॉन नीचे mL2 t-2, ये प्लस की पावर इसमें ऐड हो गया -2, सबको ऊपर ले जाता हूँ अब। तो ए की डायमेंशन हमारी आ गई m-1, L से दोनों पावर इक्वल हैं, ऊपर जाके L की पावर हो जाएगी 0 और T की पावर हो जाएगी +2। L की पावर 0 ना भी लिखो चल जाएगा, और लिखो तो फिर ये आंसर हमारा आ गया। तो A की डायमेंशंस, B की डायमेंशन हमारी आ गई थी L की पावर 2, और A की डायमेंशन हमारी आ गई m-1, L0 और T की पावर 2। तो इस तरह से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस है तो सेम डायमेंशन, और मल्टीप्लाई वगैरह हैं तो फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ऐसा ही और ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम t अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन v इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस c अपॉन d प्लस टी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a b c एंड d। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ आप लोग की समझ में आ गया होगा, आराम से निकल सकता है, फिर भी मैं करा देता हूँ इसको। तो सबसे पहले उसी बात पे विचार करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या कहता है कि ईच एंड एवरी टर्म ऑन बोथ साइड्स मस्ट हैव सेम डायमेंशंस एंड every quantity which have same dimensions can be added or subtracted। सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, और जब सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी तो अगर इधर वेलोसिटी है तो इधर भी हर एक टर्म की डायमेंशन वेलोसिटी वाली ही आनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होके ही वेलोसिटी आई होगी लेफ़्ट साइड में। तो इसका मतलब ए का आंसर तो सबसे पहले आ ही चुका होगा। तो अगर मैं ए के लिए क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, तो डायमेंशंस ऑफ ए मस्ट बी द सेम एज डायमेंशंस ऑफ वी। हर एक टर्म की, चाहे प्लस से सेपरेट हो रही हो चाहे माइनस से, हर एक टर्म की डायमेंशन वही होगी जो लेफ्ट साइड में क्वांटिटी रखी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशंस ऑफ ए क्या आ गई, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है हमारी L-T-1। पहला आंसर फ्री में आ गया, बिल्कुल सिंपल। सिमिलरली बिल्कुल सेकंड टर्म के लिए करेंगे, डायमेंशंस ऑफ बी टी मस्ट बी डायमेंशंस ऑफ वी, या थोड़ा सा इसको पहले कर लेता हूँ। फॉर बी क्या करेंगे हम कि डायमेंशंस ऑफ बी इंटू टी मस्ट बी डायमेंशंस ऑफ वी। बी की डायमेंशन मुझे पता नहीं है, निकालनी है। टी की डायमेंशंस हमें पता है, टाइम है टी, और v की डायमेंशन इधर हमें पता है L-T-1। इस t को नीचे ले जाइए, देयरफॉर b क्या हो गया, L-T-1 अपॉन t। इस t को ऊपर ले जाता हूँ तो इसकी पावर भी -1 हो जाएगी, एक -1 पहले ही है वहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा L-T-2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट होता जा रहा है। तो बी का भी आंसर आ गया भाई। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे थोड़ा सा सोच के चलना है। सबसे पहले उसके डेनोमिनेटर पे विचार करते हैं कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही ऐड हो सकती हैं, इसलिए डी की डायमेंशन वही होनी चाहिए जो टी की डायमेंशन है। तो ये भी बहुत ही सस्ते में निपट गया। तो 4D से स्टार्ट करता हूँ, सी पे बाद में जाएंगे। बिकॉज डायमेंशंस ऑफ डी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टी। क्यों? क्योंकि सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो इसलिए डायमेंशंस ऑफ डी आ गई
टी, बस यही आंसर आ गया। अब आते हैं सी पे। फॉर सी तो हम जानते हैं कि प्लस के बाद जो भी टर्म है उसकी पूरी की डायमेंशन वही होनी चाहिए जो v की डायमेंशन है, क्योंकि हर एक टर्म वेलोसिटी शो करनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज डायमेंशंस ऑफ c अपॉन d प्लस टी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v, पूरी की पूरी टर्म की। यहाँ d प्लस टी में तो क्लियर हो गया था कि d में t तभी ऐड हो सकता है जब डायमेंशन सेम हो, लेकिन c के साथ कोई प्लस माइनस में नहीं है, वहाँ तो कुछ और है, तो इसलिए मुझे फिर उसके इक्वल करना पड़ेगा v के। यानी डायमेंशंस ऑफ c मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v इंटू डायमेंशंस ऑफ d प्लस टी। इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। c की डायमेंशन मुझे निकालनी है, तो d की डायमेंशन जो भी होंगी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ c, अब v की डायमेंशन हमें पता है lt माइनस 1, और d माइनस टी की d प्लस टी की डायमेंशन क्या है? d और t दोनों टाइम की डायमेंशन होनी चाहिए, अभी इससे पहले निकाल चुके हैं। d की डायमेंशन ये आ चुकी थी हमारी, तो यहाँ पे हम t लिख देंगे, क्योंकि d और t सेम डायमेंशन की होंगी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। t की डायमेंशन हमें पता थी, तो d की डायमेंशन भी वही हुई, इसलिए इन दोनों को जो जोड़ के आएगा वो को टाइम ही आएगा, और टाइम की डायमेंशन t ही होंगी। तो अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो t की पावर है +1 और यहाँ t की पावर -1, दोनों ऐड होकर t की पावर हो जाएगी 0। तो c की डायमेंशन हमारी आ गई l t की पावर 0। ये इसका आंसर हमारा आ गया। t की पावर 0 नहीं भी लिखें तो l चल जाएगा। तो इस तरह से ये a b c और d सभी की वैल्यू हमारी आ चुकी हैं। अगर इनके वैल्यू भी पूछ ली जाए कि क्वांटिटी कौन सी है, तो ये तो वेलोसिटी हुई lt माइनस 1। b के बारे में पूछा जाए तो ये बनता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डायमेंशंस होती हैं ये, तो जो कांस्टेंट b है वो कोई एक्सीलरेशन है, d टाइम है, और c केवल लेंथ रह गई है। t की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो c हो गई हमारी लेंथ। अगर डिटेल में थोड़ा और पूछता है तो फिर यहाँ ये पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, द वेलोसिटी v ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग मे डिपेंड ऑन लेंथ l ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन t इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ। ये पॉइंट ध्यान देने का है। मास पर यूनिट लेंथ m ऑफ द स्ट्रिंग, डेराइव द फॉर्मूला डायमेंशनली। तो जो फिजिकल क्वांटिटी कही है वेलोसिटी, वो जिन जिन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, हम उनकी पावर a b c कुछ भी मान के और एक रिलेशन उनकी प्रोडक्ट के रूप में मान लेते हैं, फिर a b c की वैल्यू निकाल के और इसमें पुट करेंगे। तो लेट v प्रोपोर्शनल टू, जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड किया था, लेंथ पे डिपेंड किया, उसकी पावर a मान ली। टेंशन को t सिंबल दिया है, उसकी पावर b मान लेते हैं। मास पर यूनिट लेंथ m पे डिपेंड किया, उसकी पावर c मान लेते हैं। कि मान लीजिए v की डिपेंडेंस इस तरह से है इनकी। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं। मान लीजिए k, l की पावर a, t की पावर b और m की पावर c। अब यहाँ a b c की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे कि दोनों साइड की हम डायमेंशनल फार्मूले लिख लेंगे। और ये डायमेंशनल फार्मूले थोड़े से हम इसमें ध्यान रखेंगे। दोनों साइड के डायमेंशनल फार्मूले लिखे, राइटिंग डायमेंशनल फार्मूले ऑफ बोथ साइड्स। जिनके डायमेंशनल फार्मूले अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो कहीं रफ पे करके देख लेंगे, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। v का डायमेंशनल फार्मूला हम जानते हैं lt माइनस 1, v की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो मीटर की डायमेंशन हुई, डायमेंशनल फार्मूला l, और पर सेकंड को ऊपर लाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी। उसी तरह से लेंथ के तो कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशनल फार्मूला हमें नहीं पता है कि क्या कांस्टेंट है वो। डायमेंशनल
एनालिसिस की ये एक ड्रॉबैक है कि हम इससे किसी अननोन कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं पता कर सकते, तो इसको के ही रहने देंगे। एल लेंथ का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला और पावर है उसकी ए। टेंशन, टेंशन यानी फोर्स होता है, तो टेंशन मीन्स फोर्स, तो टेंशन की डायमेंशन वही होगी जो फोर्स वाली हैं, जानते हैं हम एम एल टी माइनस टू। तो टी की जगह लिख देता हूँ एम एल टी माइनस टू और इसकी पावर हो गई बी। अब ये है मास पर यूनिट लेंथ। देखो इसमें गलती क्या होती है कि मास की डायमेंशन एम लिख के छोड़ देते हैं। हमें कहा गया है मास पर यूनिट लेंथ, यानी इसका मतलब हुआ मास अपॉन लेंथ, यानी एम एल माइनस वन। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत मिस्टेक होती है। तो इसकी डायमेंशन मास पर यूनिट लेंथ की लिखेंगे एम एल माइनस वन और ये पावर लगाएंगे सी। अब इनको एक बार एक ही ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेंगे। पहले एल पे ध्यान देते हैं, एल कहाँ कहाँ है। चलो एक बार इनकी पहले मैं ब्रैकेट खोल के पावर लिख लेता हूँ। ये एल की पावर ए आएगा, यहाँ बी पावर सबके साथ आएगी, एम की पावर बी, एल की पावर बी, टी की पावर हो जाएगी माइनस टू बी, यहाँ पे एम की पावर सी, एल की पावर माइनस सी। अब ये लेफ्ट साइड में एल टी माइनस वन रहा के इंटू, अब एल जहाँ जहाँ है उनको मल्टीप्लाई में उनकी पावर हमें ऐड करनी है। तो एल की पावर बी और ए प्लस बी और माइनस की ये सी, ये होगी हमारी एल की पावर ए प्लस बी माइनस सी। ये देखिए दोनों प्लस है, वो माइनस की है। अब m को देखते हैं कहाँ कहाँ है। ये दो जगह m है, इसकी पावर b, ये c, मल्टीप्लाई में दोनों प्लस होंगी, m की पावर हो जाएगी b प्लस c। और अब आते हैं t पे, t हमारा केवल एक ही जगह है माइनस टू बी। जब इस स्टेज पे आने के बाद अब दोनों साइड की जो कोरस्पोंडिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस में पढ़ लिया था कि दोनों तरफ की कोरस्पोंडिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब एल की पावर जितनी यहाँ पे है वो इधर अगर वन है तो उसके इक्वल आनी चाहिए। तो हम दोनों साइड को करते हैं अब कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कोरस्पोंडिंग फंडामेंटल क्वांटिटी, पहले लेंथ वाली को कंपेयर करते हैं। तो ये आता है हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन। इस वाली को इक्वेशन वन करके इसको टू से स्टार्ट करता हूँ। m देखते हैं, इधर m है ही नहीं है तो m की पावर इधर जीरो मान के चलेंगे, तो b प्लस सी की वैल्यू आ जाती है जीरो। ये हमने जब l को कंपेयर किया तब आया, जब m को कंपेयर किया तो ये इक्वेशन आई थर्ड। और अब t को कंपेयर करते हैं तो इधर माइनस टू बी, इधर माइनस वन, माइनस टू बी माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल होके b की वैल्यू आ गई हाफ। b की वैल्यू इक्वेशन थ्री में पुट करता हूँ तो c की वैल्यू आ जाती है, फ्रॉम इक्वेशन थ्री मेरी c की वैल्यू आ जाती है, इतना डायरेक्ट कर सकता हूँ, इतना आप लोग भी कर लेंगे। और b और c दोनों की वैल्यू इक्वेशन वन में रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन a प्लस b की वैल्यू आ चुकी है हमारी हाफ, माइनस, ये माइनस था सॉरी ये गलत हो गया, a प्लस बी माइनस सी है, ये यहाँ पे माइनस करिए। तो a प्लस b की वैल्यू रख दी हमने प्लस थी, c की वैल्यू खुद माइनस की है, एक माइनस यहाँ से हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा इक्वल टू वन। तो लेफ्ट साइड हाफ हाफ ऐड होके वन ये हो गया, राइट साइड वन हो गया, तो a की वैल्यू आ गई जीरो। जो मैंने स्टार्टिंग में अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी उसमें a b c तीनों की वैल्यू मुझे निकालनी थी, तीनों की वैल्यू मेरी आ चुकी है। a की वैल्यू जीरो आ चुकी है, b की हाफ और c की माइनस हाफ। इन तीनों की वैल्यू अब यहाँ रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा नीचे, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, यहाँ से हटा देता हूँ। तो पुटिंग
वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो v की वैल्यू आ जाती है k l की पावर, a की वैल्यू आई हमारी 0, तो 0 रखा, t की पावर थी b की वैल्यू आई हाफ, और m की पावर थी c की वैल्यू आई माइनस हाफ। तो l की पावर 0 की वैल्यू हो गई 1, तो 1 तो मल्टीप्लाई होके हट जाएगा यहाँ से। तो k जो पावर हाफ में होती है उनको रूट के अंदर रख सकते हैं, जो प्लस की पावर है हाफ उसको ऊपर रखिए, जो माइनस की पावर हाफ है उसको रूट में नीचे रख दीजिए। और ये हमारा वो रिलेशन आ गया जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये रिलेशन इस्टेब्लिश कीजिए डायमेंशनली। तो बस जिन जिन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उनको मल्टीप्लाई में लेके उनकी कुछ भी पावर मान लीजिए, फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के k लगाइए, फिर दोनों साइड की डायमेंशंस लिखिए। डायमेंशन लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और फिर करते चले जाइए, ए बी सी की वैल्यू जो भी हैं उनको निकाल के और लास्ट में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, द फ्रीक्वेंसी, सिंबल दे देते हैं इसको न्यू, ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप मे डिपेंड अपॉन रेडियस r, इस ड्रॉप की रेडियस, डेंसिटी रो ऑफ द लिक्विड, जिस लिक्विड की ड्रॉप है उसकी डेंसिटी, एंड सरफेस टेंशन s ऑफ द लिक्विड, डिड्यूस द फॉर्मूला डायमेंशनली। तो सेम प्रोसेस रहेगा कि फ्रीक्वेंसी जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है उन सबको हम राइट साइड में मल्टीप्लाई में लिख के और उनकी पावर ए बी सी अपनी तरफ से मान के और आगे करना शुरू कर देते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं कि लेट न्यू प्रोपोर्शनल टू r की पावर a मान लेते हैं, डेंसिटी की पावर b मान लेते हैं, और सरफेस टेंशन s की पावर c मान लेते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, सरफेस टेंशन की पावर c। इस तरह से ये हमारी हो जाती है इक्वेशन 1। अगला स्टेप वही कि दोनों साइड की डायमेंशंस लिखना, बहुत ही सिंपल है, एक दो बार क्वेश्चन करेंगे तो फटाफट होते जाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस हमें पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या थी? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए, टी ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस लिख लेते हैं, टी माइनस 1, उसके बाद रेडियस होती है लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल, इसकी पावर ए। या डेंसिटी क्या होती है? वॉल्यूम डेंसिटी से मतलब है यहाँ पे, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला एल की पावर 3। तीन साइड की मल्टीप्लाई होती है वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट या डेप्थ। तो तीनों ही लेंथ में ही नपेंगे, तो ही तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला एल 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 हो जाएगा, तो एल क्यूब। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर ऊपर करता हूँ तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया डेंसिटी का ml-3, वो यहाँ लिखेंगे ml-3, पावर हो गई b। अब बात आती है सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन आगे चैप्टर आएगा, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फिलहाल इतना ही बता के आगे बढ़ेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है ml-2, नीचे लेंथ l हो गई, l l कैंसिल हो जाएंगे, या कह दिए l की पावर 0 हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया mt-2, l की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे s को ध्यान से याद रखेंगे, इसकी डायमेंशनल फार्मूला mt-2, और इसकी पावर है हमारी c। अब सबको इकट्ठा कर लेते हैं कि l यहाँ पे है, यहाँ पे है, l की पावर a यहाँ से आएगी, l की पावर -3b हो जाएगी। एक लाइन अगर मैं स्किप करूँ तो हो सकता है इतना, ये b की दोनों में मल्टीप्लाई होगी, m की पावर b हो जाएगी, l की पावर -3b। तो l की पावर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, a यहाँ से आ जाएगी और -3b ये। चलिए सभी को एक साथ लिख देते हैं, l ये हो गया। अब m पे आते हैं, m की पावर b यहाँ से आएगी,
और c यहाँ से आ जाएगी, तो m की पावर दोनों प्लस की हैं तो b प्लस c, ब्रैकेट खोलूँगा तो पावर दोनों के साथ आएगी। और अब बचता है t, t अकेला यहीं है, ये c पावर जब t के साथ लेंगे तो -2c। दोनों साइड को कंपेयर कर देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस यही कहती है कि दोनों साइड की हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर सेम होनी चाहिए। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो पहले चलिए t को कंपेयर कर लेते हैं। इधर -1 इधर -2c, तो -2c इक्वल टू -1, तो देयरफॉर माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, c की वैल्यू आ जाती है हमारी हाफ। उसके बाद m को कंपेयर करते हैं। m इधर तो है नहीं तो m की पावर 0 मानी जाएगी। इधर b प्लस सी है तो b प्लस सी इक्वल टू हो गया 0। ये हमारा इक्वेशन 2 कह सकते हैं इसको, ये 1 हो गई थी, इसको 3 कह सकते हैं। उसके बाद t तो हो गया, हमारा l रह गया। l को कंपेयर करते हैं। इधर है a माइनस 3b और इस साइड l की पावर 0 मानते हुए ये हो गया हमारा 0, ये रिलेशन हो गया 4। अब c की वैल्यू अगर मैं थर्ड इक्वेशन में रखता हूँ तो b की वैल्यू आ जाती है मेरी फ्रॉम 2 and 3, तो b c की वैल्यू हाफ, तो b प्लस सी हो गया, b प्लस हाफ इक्वल टू 0, देयरफॉर b की वैल्यू आ जाती है -हाफ। अब ये b की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 4 a -3 और b की वैल्यू भी माइनस में है, -हाफ इक्वल टू 0, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, 3/2 इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ जाती है हमारी -3/2। ये तीन हमारे अननोन पावर थी जो हमने मान रखी थी, उनकी वैल्यू निकालनी थी। तो तीनों की वैल्यू आ चुकी है। ये आ गया हमारा a, ये आ गया हमारा b और ये आ गया c। अब तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करके और अपना रिलेशन आ जाएगा। तो इसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 न्यू इक्वल टू k इंटू r की पावर a, और a की वैल्यू आई -3/2, रो की पावर b की वैल्यू आई -हाफ, और s की पावर c की वैल्यू आई थी +हाफ। अब जिनकी भी पावर हाफ की टर्म में होती है उनको हम रूट के अंदर कर सकते हैं, जो माइनस की है उसको रूट के अंदर नीचे ले जाएंगे। यानी अगर मैं यहीं पे इनको रूट में लिखना चाहूँ तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि सभी का अपॉन में 2 हटा देता हूँ और r की पावर -3, रो की पावर -1 और s की पावर 1 इस तरह से बची। जो अपॉन 2 है वो स्क्वायर रूट में चला गया। और अब इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, ये इधर न्यू चल रहा है, k रूट जो प्लस की पावर में है उनको ऊपर रख लीजिए और जो माइनस की पावर में है उनको नीचे ले जाके प्लस कर लीजिए। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ भी छोड़ के आ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ के आ सकते हैं वैसे तो, लेकिन लास्ट तक हमें करना चाहिए कि पावर हम कोई माइनस में ना छोड़ के पूरा आंसर प्रॉपर लिख के आएँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इस तरह से क्वेश्चन और ट्राई करिए और कोई डाउट है तो कमेंट कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।